हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। मैं संसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में, कि जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। गाइज, मैं आपको 33 ईयर्स प्लस के क्वेश्चन कराऊंगी, मीन्स 35 अप्रोक्स 35 ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगी, और वहाँ से बाहर आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएंगे। और मैं क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप इनको कर लेते हो सो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने नीट एग्जाम में। भले ही कहते ये हैं कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होते हैं वो बात सही है। लेकिन इनमें रिपीट लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं न्यू, वो वहीं से ही उनके आसपास से ही डिस्क्राइब किए हुए होते हैं, कोई न्यू नहीं आते। और ऐसे नहीं होता है कि एग्जाम ने कहीं खामोशी से बैठा हुआ सुकून से आपके टेस्ट पेपर बनाए। वो वही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता है, उन्हीं को ही थोड़ा बहुत चेंज करके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से न्यू क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। सो वहीं से आते हैं। मैं जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा एक्सप्लेन करूंगी, उनके एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगी, सो आप अगर अच्छे से उसको कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपका नीट पेपर यहाँ से काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी एस्पिरेंट्स जो कि कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा फॉल्ट होता है कि स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते और वो कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करते हैं। सो मैं चाहूँगी कि आप उनको शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल का बेनिफिट ले सकें आपके साथ साथ। और फ्रेंड्स, जो भी बेनिफिट है आप सिर्फ अपने तक नहीं रखिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका भी फ़ायदा होता है और लोगों का भी फ़ायदा होता है। अभी आप उनकी कोई हेल्प करेंगे, आगे इन फ्यूचर वो आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जिसको मैं दिखाऊंगी आपको विद प्रूफ कि एनसीईआरटी के किस चैप्टर से, किस पोर्शन से, इनफैक्ट किस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन लिविंग एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक थिंग ऑफ लिविंग थिंग्स। पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा कैरेक्टर है जो कि लिविंग थिंग्स का ही है, किसी नॉन लिविंग में नहीं देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स इनसाइड द लैब। जब यहाँ बात ही की जा रही है इन विट्रो की, सो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। इन विवो होता, ये दो टर्म होते हैं, इन विट्रो एंड इन विवो। ये टर्म आप स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करते हैं, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। इन विवो मीन्स इनसाइड द लैब एंड इन विट्रो मीन्स इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी एंड इन विट्रो मीन्स इनसाइड द लैब। सो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है इन विट्रो, सो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। सेकंड है आपका इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। बिल्कुल सही है। लिविंग थिंग्स में मास जो इंक्रीज होता है, यानी कि जो सेल का साइज इंक्रीज होता है वो इनसाइड ही होता है, आउटसाइड नहीं होता है। लेकिन हमें इंक्रीज इन मास इनसाइड ओनली हमें नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पूछी गई है एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी की, जो सिर्फ लिविंग थिंग्स की ही प्रॉपर्टी हो, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स की। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ इंक्रीज इन मास इनसाइड ओनली, ये लिविंग थिंग में नहीं से नॉन लिविंग थिंग में भी होता है। सो ये दोनों में देखने के लिए मिलेगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि रेनी सीजन आता है। रेनी सीजन में जो वुड्स होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं ऑस्मोसिस के थ्रू और अपना साइज इंक्रीज कर लेती हैं। दैट्स वाई वो भी तो इंक्रीज इन मास इनसाइड हो रहा है, कोई वाटर उस पर सरफेस पे थोड़ी ना आ रहा है, वो तो अंदर से ही उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपने देखा होगा लकड़ियाँ जो होती हैं, इनफैक्ट कहीं दूर ही क्यों, आप अपने घर के डोर्स जो होते हैं, आपके विंडोज़ वगैरह, बरसात के दिनों में वो वाटर एब्जॉर्ब कर करके थोड़े से जैम हो जाते हैं, खुलने बंद होने में परेशान करने लगते हैं। वही इम्बाइबिशन, उसको हम इम्बाइबिशन बोलते हैं। चलिए अब थर्ड ऑप्शन है आपका परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। परसेप्शन मीन्स किसी भी चीज़ की अनुभूति होना, मीन्स फील करना, उसको एहसास करना उसका। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स, किन इवेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट, के जो इवेंट्स इन्वायरमेंट में हो रहे हैं आप उनको फील कर सकते हो और उनको याद भी रख सकते हो। इवेंट्स ये नहीं कि जो बाहर के वातावरण में आपके कुछ हो रहा है, मीन्स जो आपके आसपास भी कुछ हो रहा है वही। फिर ये ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अभी हम एकदम से नहीं जाएंगे,
इसलिए क्योंकि हमें फोर्थ भी देखना है। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ सरफेस एज वेल एज इंटरनली। अब ये क्या लिखा है इन्होंने, ये तो बिल्कुल ही गलत दिखा है। देखिए इसमें दो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो तो बिल्कुल ही गलत दिए हुए हैं और दो बिल्कुल सही दिए हुए हैं, लेकिन उनको सिर्फ सही से क्लियरिफाई करना है आपको। देखिए जैसे मैंने कहा ये इन विट्रो मीन्स इनसाइड द लैब, ये नहीं होगा। दूसरा फोर्थ दिया हुआ है इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ सरफेस, यह लिखा हुआ है कि किसी का मास इंक्रीज होना, किसी सेल का मास इंक्रीज होना बाय एक्यूमुलेशन, यानी कि इकट्ठा होने से। कहाँ पे इकट्ठा होगा वो, सरफेस और इंटरनल। अब लिविंग थिंग्स में इंटरनली तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन सरफेस पे तो कोई एक्यूमुलेशन होने की वजह से कोई मास इंक्रीज नहीं हो रहा है, सो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाए। तो दो एलिमिनेट कर चुके हैं हम। तीसरा आपका इनसाइड ओनली इंक्रीज इन मास सही है, लेकिन हमें नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने के लिए मिलता है। ये लिविंग की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। लेकिन सो हमारा आंसर निकल जाता है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। गाइस हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल उसकी डेप्थ में बात कर रही हूँ। अब ये बात करते हैं हम आया कब है। ये आया है मेंस 2011 में क्वेश्चन। अगर आपने सभी ऑप्शंस को ध्यान से समझ लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और मैं इन्हें दोबारा डिफाइन कर दूंगी। चलिए बात करते हैं अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। ये आया है चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड से। इस पैराग्राफ से पेज नंबर है आपका 5 और ये रहा कॉन्शियसनेस एंड देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। कॉन्शियसनेस वाले ही पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप इस पैराग्राफ को एक बार रीड करेंगे सो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये किस जगह से है। जैसे परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टेक्निकल होता है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान भी करता है। समझ नहीं है, वो समझ नहीं पाते इस चीज़ को। ये देखिए लिखा हुआ है रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंट स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल बायोकेमिकल एंड बायोकेमिकल। वही तो वहाँ लिखा था कि परसेप्शन ऑफ इवेंट्स अकर इन इन्वायरमेंट, उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। द लिविंग ऑर्गेनिम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली, यानी कि जिसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं हो, डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ, कि हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे अनएक्सेप्शनली विदाउट एनी डाउट, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है उसकी बेस पे कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, बिल्कुल सही है। इन्वायरमेंट के साथ दोनों ही इंटरेक्ट कर, इन्वायरमेंट के साथ नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों ही इंटरेक्ट कर सकते हैं और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, लेकिन इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं कौन, सिर्फ लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स करते हैं सही है, लेकिन ये कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि स्ट्राइल मेल और फीमेल, और कुछ मीन्स ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कोई न्यूली मैरिड कपल है, उन्होंने डिसाइड किया है वो अभी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दैट वाई हम उनको नॉन लिविंग नहीं कह सकते हैं। सो आपका ये वाला गलत हो जाता है। यहाँ लिखा है अनएक्सेप्शनली, लिखा है ग्रोथ एंड मूवमेंट। ग्रोथ हमें सही है कि लिविंग में देखने के लिए मिलती है, मूवमेंट भी, लेकिन हमें नॉन लिविंग थिंग में भी देखने के लिए मिलती है ग्रोथ। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की है एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन दिस सरफेस, ये ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है हिमालय में। जो हिमालयन वैलीज़ हैं वहाँ हमें देखने के लिए ये ग्रोथ मिलती है कि वहाँ पर हिमालय की सरफेस पर हर साल कुछ डस्ट पार्टिकल इकट्ठे होते हैं और उसके ग्रोथ करते हैं और उसका साइज हर बार इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, फिर है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, वही आपका परसेप्शन वाला ये पूछा जा रहा है कि आपको जो टच हो रहा है आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सके। ये सिर्फ हमें लिविंग थिंग्स में ही देखने के लिए मिलता है। सो हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ से, कितने आंसर यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं उसको देखते हैं हम। पहला, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, इंटरेक्शन कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ लेकिन सभी इवोल्यूशन को शो नहीं करते। जैसे कि अमीबा बिल्कुल भी इवोल्यूशन को शो नहीं करता, वो ऐसा का एज इट इज़ ही रहेगा। फिर रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है लेकिन कुछ लिविंग थिंग्स भी होते हैं
मीन्स रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, लेकिन कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे भी होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि मैंने अभी आपसे कहा है कि हाँ हिमालयन में भी देखने के लिए मिलेगी ग्रोथ, सो हम उसको भी नहीं कह सकते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टच, सो इसी यही आता है जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही देखा जाता है। और ये दिया हुआ है यहाँ पर कॉन्शियसनेस वाले, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये इसी पैराग्राफ से यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं इस चैप्टर से, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी के बेस पे। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद, कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल मीन्स, ठीक है, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका का साइंटिफिक नेम क्या है उसको हमें बताना है। फर्स्ट इज मैंगीफेरा इंडिका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इशू दिया हुआ है कि जैसे मैंगीफेरा इंडिका दोनों ही सेम दिए हों, और ये नीट में भी सेम ऐसे ही आया था। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि मैंगीफेरा इंडिका यही है, लेकिन ए और डी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सो ये भी कट जाता है और ये भी कट जाता है। आपको पहले एलिमिनेट करना है गलत आंसर्स को। फिर है आपका मैंगीफेरा इंडिका कार्ल लिन कैवलस लीनियस ने दिया था, सो हम उनका नाम लिखेंगे सही है, लेकिन हम सिर्फ एक ही नाम लिखते हैं, या तो कार्ल लिखेंगे या लीनियस लिखेंगे। सो यहाँ दोनों ही लिखे हुए हैं, सो ये भी आपका गलत हो जाता है। मैंगीफेरा इंडिका लिन ये बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके इस चार्ट से, ये रहा मैंगीफेरा इंडिका। अगर हम इसके आगे साइंटिस्ट का नेम लगाते हैं तो हो जाता है मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। आपको इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है कि पूछी जाती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये प्लान वो संस्था है, ये और वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ प्लांट्स के लिए ही नेमिंग करती है, प्लांट्स के लिए ही वर्क करती है। आईसीबीएन में पूछा जाए। अब बात करते हैं फर्स्ट, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, बिल्कुल सही है। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो भी आप साइंटिफिक नेम दे रहे हो, चलिए पहले हम इसके रूल्स पढ़ के आते हैं, तब हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन और रिटन इन इटैलिक फॉर्म, के बायोलॉजिकल नेम जितने भी होंगे वो या तो लैटिनाइज्ड होंगे, लैटिनाइज्ड भाषा में होंगे। लैटिन में ही क्यों? क्योंकि ये एक स्टेबल लैंग्वेज होती है जो कि कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन इंग्लिश वगैरह ये आपकी चेंज हो जाती हैं, और इससे अलग अगर कोई दूसरी स्टेबल लैंग्वेज आपसे पूछी जाए वो होती है आपकी संस्कृत। इन दोनों में चेंजेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज में हो या रिटन किए गए हों इटैलिक फॉर्म में। इटैलिक मीन्स जो टिल्टेड होता है ना, ये वाला, ये लैटिनाइज्ड हो या इटैलिक हो। और अगर आप दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम दी लैटिन इरिस्पेक्टिव और देन ऑरिजिन, ठीक है। फिर है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जिनस एंड सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पीशीज इपिथेट को। सो हर नेम दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है होमो सैपियंस, में होमो जिनस है एंड सैपियंस स्पीशीज है। सो थर्ड लिखा हुआ है बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम। बोथ वर्ड्स, कौन से दो वर्ड बात की जा रही है? जिनस एंड स्पीशीज की। व्हेन हैंड रिटन मीन्स अगर आप इनको हाथों से लिखते हो, पेन से लिखते हो, आर सेपरेटली अंडरलाइन, दोनों को ही सेपरेटली अंडरलाइन करता है। अगर मैं आपको कोई नेम लिख करके दिखाऊं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, सो मैं इनको क्लियरली अंडरलाइन करूंगी ऐसे। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एंड सेकंड लेटर स्पीशीज का जो होगा फर्स्ट लेटर वो स्मॉल होगा।
यही हम इसमें फोर्थ ऑप्शन पढ़ने वाले हैं। जैसे द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जिनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये देखिए कैपिटल से मैंने लिखा है। वाइल द स्पीशीज एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर्स इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। देखिए मैंगीफेरा इंडिका यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है बुक में, यहीं से अगर आप देखेंगे मैंगीफेरा में एम कैपिटल है जो यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, जिनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड जो स्पीशीज है वो स्टार्ट होगी विद स्मॉल लेटर्स, ये रहा इंडिका। सो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में इन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने कहा है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, बिल्कुल सही, जो मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो या पेन से लिख रहे हो तो जिनस एंड स्पीशीज दोनों को ही सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। सेकंड पूछा है एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, कि दोनों जितने जो भी स्पीशीज हैं एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, कि जो भी स्पीशीज हैं सभी स्पीशीज के पास दो नेम होंगे, एक होगा जिनस दूसरा होगा स्पीशीज। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, यानी कि साइंटिफिक नेम जो होंगे वो या तो लैटिन लैंग्वेज में होंगे या इटैलिक भाषा में इटैलिक फॉर्म में लिखे हों, लैटिन भाषा में हो या इटैलिक फॉर्म में लिखे हुए हों। और डी है आपका जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटिन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। सो ये गलत हो जाता है कि जिनस एंड स्पेसिफिक नेम, अभी हम पढ़ के आए हैं कि जिनस जो स्टार्ट होगा वो पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पीशीज होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, यहाँ पूछा जा रहा है कि आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा अगेंस्ट, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है आपका नॉट ट्रू, जो सही नहीं है वही पूछा जा रहा है कि यहाँ पर गलत कौन सा है, गलत पूछा जा रहा है तो मतलब गलत यहाँ पे निकलता है आपका कि ये डी वाला। सो अगर आपको कोई भी आंसर करने हैं सो आप पहले उनको एलिमिनेट कर लीजिए, गलत वालों को या सही वालों। सबसे पहले तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पहले देखिए वो ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, क्योंकि अगर उसने ट्रू फॉल्स पूछ लिया है तो बाकी कैसे भी ऑप्शन दिए हुए होंगे जो भी वो ट्रू ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के उन्हीं को ही करेक्ट कर देते हो, सो ये गलत हो जाता है, बहुत बड़ी सिली मिस्टेक होती है बच्चों की। सो यहाँ आपको देखना होता है कि कौन क्या पूछा है, राइट पूछा है या रॉन्ग पूछा है। यहाँ पूछा है अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, सो यहाँ पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है। सो रॉन्ग होता है आपका ये, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे होमो सैपियंस, ये लिखा है फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर स्मॉल। ये देखिए यही लिखा है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद अ स्मॉल लेटर। सो स्मॉल लेटर से तो स्टार्ट नहीं होंगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2019 में। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद अस, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।